नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई रामपाल यादव। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दहन और ज्वाला। तो सबसे पहले दहन दहन क्या होता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है। हम कह सकते हैं दहन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा प्रदान करता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ क्या होता है साथियों, जिस पदार्थ का दहन होता है उसको हम क्या कहते हैं, दाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ को हम और क्या नाम दे सकते हैं, ईंधन भी कहते हैं। दाह्य पदार्थ जो है उसको क्या कहते हैं, ईंधन भी कहा जाता है। ईंधन तीन प्रकार के हैं साथियों। जो ईंधन है उनको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। ठोस ईंधन जैसे कि लकड़ी, कोयला, उपले। द्रव ईंधन पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, मिट्टी का तेल, केरोसिन। और गैस ईंधन जैसे कि एलपीजी और सीएनजी। चौथा पॉइंट है सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जो सूर्य है उसमें ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत क्या है, नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद है पांचवा पॉइंट हमारा ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई भी पदार्थ जलने लगता है, उसको हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। जो भी दाह्य पदार्थ है उसका वो न्यूनतम तापमान है जिस पर वो जलने लग जाए, तो हम क्या कहेंगे, उस तापमान को, उस पदार्थ का ज्वलन ताप। इसके बाद है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है और वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है और वो आसानी से सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं। उनको हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम। और सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हमारा सातवां पॉइंट है दहन की आवश्यकताएं। देखिए दहन के लिए क्या क्या आवश्यकता है। सबसे पहले ऊष्मा। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु, भाई जब तक ज्वलन ताप प्राप्त नहीं होगा तब तक वो पदार्थ नहीं जलेगा। तो ऊष्मा चाहिए, किस लिए चाहिए, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। दूसरा है ईंधन, बिना ईंधन के दहन किसका होगा। और तीसरा वायु, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई भी पदार्थ नहीं जलता है। इसके बाद है आठवां कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, आग बुझाने वाली है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसका काम करते हैं साथियों, अग्निशामक का काम करती है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसका काम करती है, अग्निशामक का। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी होती है, क्या है, हैवी होती है एयर से ये, इसलिए आग को चारों ओर से कंबल की तरह ढक लेती है ये, और आग तक ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है। और बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जलता। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। दूसरा, जो भी अग्निशामक यंत्र होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दबाव पर भरा जाता है, हाई प्रेशर पे, और जब ये बाहर निकलती है तो तेज़ी से फैलती है और गैस के रूप में ठंडी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी दाह्य पदार्थ है उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है और आग बुझ जाती है। इसके बाद है
उष्मीय मान। उष्मीय मान क्या होता है? जब हम किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम का पूर्ण दहन करते हैं तो उस 1 किलोग्राम को जलाने से हमें जितनी ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? उस ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? उस ईंधन का उष्मीय मान कहलाती है। उष्मीय मान क्या है? कोई भी ईंधन है, जब हम उसका 1 किलोग्राम जलाते हैं तो उसके 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से हमें जो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या है? उस ईंधन का उष्मीय मान कहलाता है। जो उष्मीय मान है उसका मात्रक क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। उष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। 10वां बिंदु है विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो हमारे वायुमंडल के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, और उसका मुख्य कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद है 11वां पॉइंट हमारा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण है। देख साथियों, जब हम जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह है, इनका दहन होता है तो क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, ये वायुमंडल में चले जाते हैं, और जब वर्षा होती है तो ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, और ये अम्ल वर्षा के जल के साथ भूमि पर आता है, पृथ्वी पर आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है मोमबत्ती की ज्वाला के भाग। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग होते हैं, बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। देख साथियों, बाह्य क्षेत्र मोमबत्ती की ज्वाला का, जो बाह्य क्षेत्र होता है मोमबत्ती की ज्वाला का, वो नीला होता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलती है उसको, और जिसके कारण बाह्य क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है, और इसलिए सबसे गर्म होता है। जो सुनार वगैरह होते हैं वो सोना चांदी को पिघलाने के लिए मोमबत्ती की ज्वाला के बाह्य क्षेत्र का ही उपयोग करते हैं। दूसरा है मध्य क्षेत्र, बीच का, ये पीला होता है क्योंकि यहाँ पर आंशिक दहन होता है और ये कम गर्म भाग होता है। इसके बाद तीसरा है आंतरिक क्षेत्र, सबसे अंदर का, यहाँ पर अपूर्ण दहन है इसलिए काले रंग का होता है और सबसे कम गर्म होता है। ये कुछ ईंधन है साथियों और उनका उष्मीयमान दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन का उष्मीयमान क्या है? 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम, हाइड्रोजन का उष्मीयमान। जैव गैस, बायोगैस का 35,000 से 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। एलपीजी का 55,000, सीएनजी का 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम है। इसी प्रकार मेथेन का 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम, डीजल 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम, मिट्टी का तेल 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम, और पेट्रोल का भी 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम। कोयला 25,000 से 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम। लकड़ी 17,000 से 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम, और गोबर के उपले 6,000 से 8,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ये इनका उष्मीयमान दिया हुआ है साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।